अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह साफ़ी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज हम बहुत ज़्यादा अहम एंड बेसिक टॉपिक शुरू करते हैं विच इज़ स्टोकियोमेट्री। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फेडरल में भी, पंजाब में भी और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की किताब में भी ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस फर्स्ट चैप्टर से पहले जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे हमने पिछले वीडियोज़ में उनको कवर कर दिए। आज हम टॉपिक है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या चीज़ है? स्टोकियोमेट्री ये दो अल्फाज का कम्बिनेशन है। स्टोकियो का लफ्ज़ निकला है स्टोकियोन से, जिसके मानी है एलिमेंट, और मेट्री का लफ्ज़ मेट्रॉन से निकला है जिसका मतलब है मेजरमेंट। सो इन शॉर्ट इसका मानी हो गई, आसान मानी हो गई कि ये एलिमेंट की मेजरमेंट है। लेकिन इसको मोर कम्प्रहेंसिवली हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्रोडक्ट्स, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री बेटा ये प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को कहते हैं स्टोकियोमेट्री। अब देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये वाटर की फॉर्मेशन है। वैसे वाटर तो नेचर में बहुत ज़्यादा मकदार में है, लेकिन ये एक मॉडल एग्जांपल है, हम लेबॉर्ट्री में इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये इट्स नॉट प्रैक्टिकल मेथड। होता क्या है कि हम 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल्स वाटर बन जाती हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को आप देखें, यहाँ पर जितने एटम्स हैं वो प्रोडक्ट्स में भी हैं। तो ये हुआ कि ये क्या चीज़ है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एटमों की तादाद, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब ये मेरे पास है प्रोडक्ट्स और ये है रिएक्टेंट्स। अब इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मुराद है कि क्वांटिटी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो क्वांटिटी आपके पास मोल्स भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। तो मैं इस इक्वेशन को रीड करता हूँ कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, जो 2 मोल ऑफ क्या बनाता है? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो 2 मोल के अंदर 4 ग्राम है, 32 ग्राम के साथ मिलके 36 ग्राम वाटर बनाता है। या मैं कहता हूँ कि मेरे पास 44.82 डीएम क्यूब प्लस 22.414 डीएम क्यूब मिलके 44.82 डीएम क्यूब ऑफ वाटर वेपर्स बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यानी इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया। यानी 2 मोल्स ने 2 मोल्स प्रोड्यूस किया, 4 मोल ने 36 को प्रोड्यूस किया, 44 ने 44 को प्रोड्यूस किया। या इन अदर वर्ड, 1 मोल ने 2 मोल्स को प्रोड्यूस किया, 32 ने 36 को प्रोड्यूस किया, 22.4 ने 44.82 को प्रोड्यूस किया। ये है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में क्वांटिटी बताना। यही क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का है, स्टोकियोमेट्री है। बेटा इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो याद रखिएगा, स्टोकियोमेट्री का इन्हिसार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्वांटिटी को रिलेट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में। Remember that there are two different things, chemical equation and chemical reaction. केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम रिएक्टेंट्स में अगर एलिमेंट्स हो उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं और अगर केमिकल कंपाउंड हो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन ये हम लिखते हैं, एक अमली रिएक्शन के लिए हम थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के माबैन में। इसके बरक्स केमिकल रिएक्शन एक फिनोमेना है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सच डिटेल प्रैक्टिकल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है? आपने एक 2 रिएक्टेंट्स को पेज पे लिखा कि ये रिएक्ट करके ये चीज़ बनाएंगे। ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, आप अभी लेबॉर्ट्री में गए नहीं है।
बल्कि केमिकल रिएक्शन क्या है? जब आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, आप फ्लास्क में दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, उसको आप हीट करते हैं, फिर एक टाइम पीरियड के लिए उसको हीट देना होता है, रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, उसके बाद जाके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। उस पूरे डिटेल प्रोसेस जो आपने लेबॉर्ट्री में किया वो केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली हमने पेज के ऊपर लिखा, उसको केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब स्टोइकियोमेट्री जो है ये केमिकल इक्वेशन के साथ रिलेशनशिप है, इसका केमिकल रिएक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा भी या नहीं होगा, वो कितना टाइम लेगा, वो फिजिबल है या नहीं है। तो याद रखिएगा, स्टोइकियोमेट्री का इन्हिसार केमिकल इक्वेशन के साथ है, और आपका केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, और उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के माबैन में क्वांटिटी को कोरिलेट करना असल में है स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर इसका पूरा इन्हिसार है। एक केमिकल इक्वेशन ने मुझे क्वांटिटी तो बता दिए कि इतने मोल्स मिलके इतने मोल्स बनाएंगे, इतने ग्राम्स मिलके इतने ग्राम्स बनाएंगे, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन मुझे इस केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी नहीं बता सकता, इस केमिकल रिएक्शन का रेट नहीं बता सकता, इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बता सकता। तो चूँकि स्टोइकियोमेट्री का इन्हिसार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर है, तो लिहाजा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशंस क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन क्या है? नंबर फर्स्ट लिमिटेशन है कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री मुझे एक केमिकल रिएक्शन जो कि अमली प्रोसेस होता है लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में, उस रिएक्शन को करने के लिए मुझे कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करनी है बेटा, तो वो कंडीशन मुझे स्टोइकियोमेट्री नहीं बता सकता। यानी इट डज नॉट टेल्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, एंड द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन से मुराद प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट है। दूसरा, एक केमिकल इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्री मुझे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता कि ये रिएक्शन जो है ये कितना टाइम लेगा, इसका स्पीड कितना होगा, कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, ये नहीं बता सकता। तीसरा, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, क्या ये केमिकल रिएक्शन अमली तौर पर पॉसिबल है भी कि नहीं, तो इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं बता सकती कि ये रिएक्शन तो मैंने लिख दिया पेज के ऊपर, अब ये लेबॉर्ट्री में जाके या इंडस्ट्री में जाके क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो इस बात का नॉलेज केमिकल इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्री के पास नहीं है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। चौथा वन है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में, लेकिन अब इसका मैकेनिज्म क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एटम्स मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल मिलेंगे, या इन द फॉर्म ऑफ केटाइन और एनाइंस मिलेंगे। इस बात का नॉलेज स्टोइकियोमेट्री के पास नहीं है। तो ये लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम फिर चंद चीज़ों को एज्यूम करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन का अमल है वो आसान हो जाए, उसे हम कहते हैं एजम्पशंस फॉर स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री को आसान बनाने के लिए हम उसके चंद एजम्पशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एजम्पशन क्या है? ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। आपने ये इक्वेशन लिखा है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। ये प्रोसेस अमली तौर पर मुमकिन नहीं है या लेस प्रैक्टिकल है, लेकिन हमने एज्यूम किया कि ये दोनों कंप्लीटली कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। दूसरा, द साइड रिएक्शन मस्ट नॉट ऑकर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ और सिर्फ वाटर बनाएंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा।
बाज़ रिएक्शन अमली तौर पर दो चीज़ें आपस में मिलकर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं या दो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्री में हम इग्नोर करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट वाटर है, सिर्फ वाटर ही बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरों के प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तीसरा है that is the law of conservation of mass and law of mass of definite proportion must be obeyed। जब भी हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो ये दो लॉ मस्ट ओबे होने चाहिए। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर ये ओबे ना हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है ये हम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? ये मैं आपको तीन मैंने लिखवाई हैं आपको जस्टिफाई करने के लिए। ये मेरे पास रिएक्शन मैंने लिखा H2O2 गिव्स यू वाटर मॉलिक्यूल, तो ये 2 ग्राम है, 32 ग्राम है, 34 ग्राम बना लिया। अब देखिएगा, अब ये वाला रिएक्शन जो है H2 + O2 है और जिसने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2O है तो ये 18 ग्राम होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर मॉलिक्यूल बनाया। अब देखो मैं इसके मासेस को कंपेयर करता हूँ। रिएक्टेंट्स में 32 + 2 है, 34 ग्राम है और प्रोडक्ट्स में 18 ग्राम है। तो ये इक्वेशन लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्या है, अगेंस्ट है। क्यों? अब देखिए, H2O हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से क्या मुराद है। लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मुराद है कि जब वाटर बनेगा तो वाटर अगर आप किसी भी सोर्स से लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये H2O है, ये मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं है, क्योंकि यहाँ 34 ग्राम है और यहाँ 18 ग्राम है। लिहाजा हमारा ये इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त नाकाफ़ी है। मैं इसको दूसरी तरह से लिखता हूँ कि H2O2 गिव्स यू H2O2, 32 + 2 34 ग्राम यहाँ पर भी है और 34 ग्राम प्रोडक्ट में भी है। लिहाजा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वाटर के लिए H2O2 लिखना ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है, ये मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि H2O क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। लिहाजा ये बात डेफिनेट प्रोपोर्शन के अगेंस्ट है। यहाँ पर ये इक्वेशन स्टिल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए नाकाफ़ी है। तीसरे तरीके से हम इसको ऐसा लिखते हैं कि मेरे पास है 2H2 + O2, 2 gives you 2H2O, 32 ग्राम + 4 ग्राम 36 ग्राम यहाँ पर भी है, 36 ग्राम प्रोडक्ट में भी है। अब ये इक्वेशन ये बैलेंस भी है और ये मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे भी कर रहा है। लिहाजा ये केमिकल इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे कर रहा है और लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ओबे कर रहा है। थर्ड पॉइंट को रेशनलाइज करने का ये मकसद था कि जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है ये फुली बैलेंस्ड भी हो और ये लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करता हो। सो दैट्स वाई एक क्वेश्चन है कि वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए इस वजह से ज़रूरी है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ओबे किया जा सके। दैट्स वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए आपको चंद एक आसान सी MCQ है जो आपको याद दहानी के लिए है, और वो ये है, स्टोइकियोमेट्री इज़ बेस्ड ऑन डैश टाइप ऑफ लॉज। तो ये 2 लॉज पर इन्हिसार करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ, 2 लॉज को फॉलो करता हो। MCQ नंबर 2 है, करेक्ट रिगार्डिंग, यानी मैच द करेक्ट स्टेटमेंट या पिक द करेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टोइकियोमेट्री। नीचे 3-4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको ये जो करेक्ट है वो ये है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एजम्पशंस के में हमने पढ़ा है कि आपके रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो।
ठीक है। थर्ड MCQ है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश। तो स्टैकोमेट्री जो है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो असल में है स्टोकियोमेट्री। एनएमडी के 2019 में सवाल आया है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ड्यूरिंग स्टोकियोमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ मस्ट बी फॉलोड? ऑप्शन ए डाल्टन लॉ, ऑप्शन बी एवोगैड्रोज लॉ, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑप्शन डी है बॉयल्स लॉ। अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेड होना चाहिए। यहाँ पर एक दो MCQ है जो कि बहुत ही आसान है ये भी। स्टोकियोमेट्री इज a dish type of relationship, so it is a quantitative relationship। अब ये डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, दो चीज़ों की क्वांटिटी को कोरिलेट करना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो लिहाजा ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। द लास्ट MCQ है, स्टोकियोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ, according to the definition, so it is a measurement of elements। तो लिहाजा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एलिमेंट होगा आयंस या मॉलिक्यूल या एटम नहीं है, हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं स्टोकियोमेट्री के डेफिनेशन अगर आप देखें। सो दिस वाज द स्टोकियोमेट्री। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो हम आगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे और इसकी कैलकुलेशन। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।